जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आजकल हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो क्लास है यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स का जो चैनल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पेपर यहीं से देखने को मिलेगा जो यूपी से रिलेटेड है। क्लासेस का अगर शेड्यूल आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से देख लीजिए। सुबह 6 बजे से, वो मेंशन नहीं यहाँ पर, सुबह 6 बजे की हिंदी की क्लास होती है, फिर 6 से लेकर रात 9 तक बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए होती रहती हैं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्विज़ेस शेयर की जाती हैं और आपके इंस्टाग्राम पर आप अगर कोई चीज़ पर्सनल पूछना चाहते हैं, आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, व्हाट्सएप के थ्रू आप नहीं पूछ सकते तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिए। फेसबुक पे हमारी जो रील्स होती हैं क्लासेस की या कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो सब चीज़ें शेयर की जाती हैं। बात करें, हमारे पास 2 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है काबिल और दूसरा है रेविंग्स। और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जितना भी आपका मैटर है स्टडी से रिलेटेड, पीडीएफ है, क्विजेज है, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ काबिल पर अवेलेबल हैं। आपको लगता है कि पढ़ाई को और स्मूथ करना है तो आप हमारा एक कोर्स परचेज कर सकते हैं लूसेंट का, जो 6 मंथ के लिए होगा। कॉन्सेप्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, वर्जन उसका हिंदी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे रिव्यू रहे हैं इस कोर्स को लेकर के। एनडीए का कोर्स हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हम एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि बहुत ही कम चार्जेस में 6 महीने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करा दी जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, फर्दर एक्सरसाइज हैं और जो भी आपको डाउट होता है, डाउट क्लियरिंग है, इंडिविजुअल मेंटोरशिप। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 600 से ज़्यादा आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोस के हैं। तो आपको बस मन लगा करके डट के पढ़ने में जुट जाना है। यही कोर्स अगर हमारा 1 ईयर के लिए होता है तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रमेश इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन और आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का करना है आंसर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रमेश इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन, नो एरर। क्या किया जाए, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप ऐसे समझना, ये जो वेरी है, ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लिखते रहना। कंपैरेटिवली है, ठीक, वेरी है, कंपैरेटिवली है, एनफ है, टू है, सो है। ये जो शब्द लिख रहे हैं मैं, जो मैं एडवर्ब लिख रहा हूं, इनके साथ हमेशा कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। बस एनफ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, इन सभी के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, लेकिन एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है तो यहाँ हम स्मार्टर नहीं करेंगे, हम करेंगे स्मार्ट एनफ। बाद में समझते हैं, जोड़ने के लिए हम इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है, टू गेट सेलेक्टेड। अब बात समझना हमारी बात को, फॉर दिस फील्ड विदाउट एनी रिकमेंडेशन। तो अब यहाँ पे आप समझना, कई बार विदाउट के साथ लोग एनी लगा देते हैं, तो आप समझना विदाउट ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके साथ नो नहीं आएगा, एनी आएगा। कई बार लोग नो लगा देते हैं तो विदाउट के साथ एनी आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके जो फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए कि कॉम्परेटिव कब इस्तेमाल करनी है, सुपरलेटिव कब इस्तेमाल करनी है। ठीक है, पॉजिटिवली कहीं सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिवली सेंटेंस में आ जाता है तो कहानी हम एज एज के बीच में रख के पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होती हैं कि पॉजिटिवली या तो लगा लें या तो हम एज एज कर लें। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली का मतलब ही हो, पॉजिटिवली आ गया तो एज एज, एक मतलब और भी है इक्वली। अब या तो हम इक्वली लगा लें, ठीक है, या तो हम एज एज लगा लें, दोनों नहीं लगा पाएंगे। इक्वली और एज एज ये दोनों बातें कैसी हैं, अलग अलग। मतलब दोनों का एक है, लेकिन इक्वली का मतलब है कि आप फिर इक्वल कंपेयर ही कर रहे हैं, फिर आप एज एज मत लगाइए। आप कहते हैं कि आई एम इक्वली एज गुड एज यू आर, तो गलत हो गया। आई एम एज गुड एज यू आर, फिर हमें वहाँ इक्वली नहीं लगाना होगा, या तो एज एज लगा लें या तो इक्वली लगा लें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, नो एरर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं और पेट के लिए
बहुत टफ नहीं आता, आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी आता है, तो उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को मैंने फिल्टर किया है। Nowadays the weather is getting cold and colder। तो आप एक चीज़ समझना, जब कभी भी ग्रेजुअली कोई चीज़ बढ़ती है ना, धीरे 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 धीरे, या कोई चीज़ ग्रेजुअली धीरे धीरे घटती है, तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। ठीक है, वेदर अचानक से तो ठंडा गर्म हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा या धीरे धीरे गर्म होगा, तो आप कौन सी डिग्री इस्तेमाल करोगे? कोल्डर। ठीक है, कोल्डर एंड कोल्डर। अब एक चीज जब यहां से ये समझ में आ गई कि अगर ग्रेजुअली कोई चीज बढ़ रही है घट रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। एक बात मेरे भाई यहां से तुम्हें और सीखनी है, पूछो कौन सी बात सीखनी है? वो एक बात हमें ये सीखनी है कि जब कभी हम एंड का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं तो एंड के पहले जो डिग्री आती है एंड के बाद भी वही डिग्री आती है। यानी एंड के पहले अगर कंपैरेटिव है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव ही आएगी। ठीक है, as sooner as you reach the port report to the desk officer no error। अब चलो यहां पे बताओ क्या किया जाएगा? as sooner as, तो आपको चीज बताऊं, देखो कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ लिया तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी। एक होता एज एज और एक होता सो एज। मैं सच एज की बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो आप समझना एज एज के बीच में जो आने वाली डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री है, सो एज के बीच में आने वाली डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एज का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सो है, ठीक है, ये जो सो एज वाली बात हो रही है, ये सो एज केवल हम कहाँ लगा सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में लगा सकते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी सेंटेंस पॉजिटिव है तो सो एज नहीं लगाना है। बस एक पॉइंट ये याद रखना है, चाहे जहां सो लगाइए चाहे जहां एज लगाइए, गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपका सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है फिर आप सो एज नहीं लगा पाओगे, तो एज ही आएगा। और बात करना डिग्री कौन सी, तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री सूनर नहीं होती, पॉजिटिव डिग्री सून होती है, इसी की फॉर्म होती सून सूनर करके। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ही हम एज सून एज लिखते हैं तो ये भी ध्यान रखें, फर्दर हम मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यहाँ का इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है एज सून एज यू विल रीच द पोर्ट। लेकिन अब चूंकि एज सून एज है तो उसके साथ हम मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट ही फ्यूचर का सेंस देगा। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस हमारे सामने, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम स्कूल। तो अब दो तीन बातें मैं यहाँ पहले बता दूं, हालांकि सेंटेंस रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी बात डिग्री की हुई थी। अगर कभी सेंटेंस में दो की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? अगर कभी सेंटेंस में दो की बात हो तो ऑलवेज यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री, ऑलवेज, फिर कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। सुपरलेटिव कब आती है? सुपरलेटिव डिग्री तब आती है जब सेंटेंस में दो से ज़्यादा की बात हो, सेंटेंस में दो से ज़्यादा की बात हो। सुपरलेटिव तब आती है जब सेंटेंस में दो से ज़्यादा की बात हो। ठीक, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। मान लो कई बार सेंटेंस में एक फ्रेज आ जाती है ऑफ द टू। ठीक है, क्या आ जाती है? ऑफ द टू। तो ऑफ द टू का मतलब है डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव। लेकिन कंपैरेटिव के पहले क्या आएगा? द। हमेशा कंपैरेटिव के पहले द नहीं आता, लेकिन अगर सेंटेंस में आपने देख लिया ऑफ द टू और कंपैरेटिव डिग्री आपको बनानी है तो उसके पहले फिर द आएगा। एक बात, सेंटेंस में कहीं ऑफ ऑल आ गया तो बात तो निश्चित सी है दो से ज़्यादा की हो रही है, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री आती है। और इतना तो अंडरस्टूड है ही है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। एक बात। दूसरी बात ये समझते हैं, अगर कभी सेंटेंस में हम वन ऑफ को लिखें, ठीक है, ईच ऑफ को लिखें, ठीक, ईदर ऑफ को लिखें, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बात बताएं ऐसी। या कभी सेंटेंस में नीदर ऑफ को लिखें तो ये समझना कि इनके साथ आने वाला जो नाउन है या इनके साथ जो आने वाला प्रोनाउन है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, इनके साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। कई बार हम रट लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, रटो रटो नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। आप ऐसे समझना, जो देम है ना, देम, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वन हमारा सब्जेक्ट है और वन के अकॉर्डिंग वर्ब आई फॉरगेट, फॉरगॉट। वन ऑफ देम फॉरगॉट व्हाट, क्या भूल गए वो?
तो फॉरगॉट टू टेक देयर बैग, अपना बैग लेना भूल गए। तो अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, ठीक है। फॉरगॉट व्हाट, टू टेक। तो टू टेक जो आया, ये जो टू टेक है इन्फिनेटिव, ये इस फॉरगॉट का ऑब्जेक्ट है। भाई अगर मैं कहूँ आई रोट अ लेटर, आई रोट व्हाट, अ लेटर, ऐसे ही दे फॉरगॉट व्हाट, टू टेक, एंड टू टेक व्हाट, बोले देयर बैग। तो इसका मतलब ये होगा देयर बैग जो आया वो किसका ऑब्जेक्ट है, टू टेक का। लेकिन रुको, अब पूछो जरा ये देयर ही क्यों आया। भाई जब हम हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं कि इन सब का मतलब सिंगुलर है, वन, ईच, ईदर, नीदर, ये इन सब सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर वहां प्रोनाउन सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप या तो हिज लिखें, यहाँ पे या तो आप हर लिखें। तो ये इस तरीके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें इस तरीके से समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। बैक हो गई क्लास से, 1 मिनट। क्वेश्चन था हम लोगों का, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। अब पहले ये समझते हैं कि है क्या। जैसे अगर मैं कभी सेंटेंस लिखूं, मैं सेंटेंस लिखूं आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, तो जो टू गो है ना, इस वांट का ऑब्जेक्ट है। आई वांट व्हाट, टू गो, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इन्फिनेटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव, मैं ऐसे कहूँ आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू गो, तो गलत हो जाएगा, यहाँ हमें गोइंग करना पड़ेगा। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टू यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये टू अपने आप में प्रीपोजिशन है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टू यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ये टू आपका प्रीपोजिशन है, ठीक। अब ये समझना कैसे होगा टू प्रीपोजिशन है। तो 2 कंडीशन समझ में आ रही हैं, एक आ रही टू के साथ V1 की और एक आ रही टू के साथ ING फॉर्म की। तो एक तरीका तो है, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट टू, की टू, प्रून टू, ठीक है, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक बैकवर्ड टू, बी के साथ यूज टू। तो ये सब एक तो मैं बता देता हूँ कि ये टू प्रीपोजिशन होता है, ING लगा दिया करो। और एक होता है समझाना। तो समझाना इस तरीके से होता है कि अगर मैं गोइंग हटा के राम लिखूं, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट राम, हाँ तो सही है। इसका मतलब ये हुआ राम लिखने के लिए हमें कोई टू लिखना पड़ेगा। अरे भाई ऐसे लिख दोगे आई डू नॉट ऑब्जेक्ट राम, नो, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू राम। इसका मतलब ये हुआ, अब जाके सही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी सेंटेंस में हम वर्ब ना भी लिखें, कोई दूसरा नाउन लिख दें, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू राम, तो अगर कोई नाउन भी हम लिख रहे हैं तो उसके पहले हमें टू लगाना ही लगाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन पहला देखो, अगर मैं लिखूं आई वांट राम, टू गो हटाते अगर हम राम लिख देंगे तो हमें किसी टू की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के हटते ही अगर टू भी हट रहा है, ध्यान रखिएगा, वर्ब के हटते ही अगर टू भी हट रहा है तो वो है इन्फिनेटिव। लेकिन वर्ब हो और चाहे वर्ब ना हो, टू अपनी जगह पर बना रहेगा, वो टू होता है प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, वर्ब रहे और चाहे ना रहे टू आएगा, मतलब टू प्रीपोजिशन है। तो अगर टू प्रीपोजिशन है तो अब क्या ING फॉर्म आएगी। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि अगर कभी प्रीपोजिशन के बाद ING फॉर्म आती भी है, अगर कभी प्रीपोजिशन के बाद ING फॉर्म आती भी है, तो ये क्या होती है, प्रीपोजिशन का बेसिकली ऑब्जेक्ट होती है, जिसको हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भाई नाउन, प्रोनाउन या ING फॉर्म बनती है, ING फॉर्म को हम लोग नाउन डील करते हैं, ठीक। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना कि डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग, अगर ये यूजिंग नाउन है, मतलब उस टू का ऑब्जेक्ट है, तो नाउन के पहले मी नहीं आएगा, नाउन के पहले आएगा माई, ठीक है। बाकी इन्फिनेटिव जेरेंड में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं इसी ठीक बाद वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, इसके ठीक बाद वाली वीडियो। तो अभी ये समझना चाहिए कि माई फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी, उन्होंने, मतलब ध्यान रखना, अगर कभी एक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा है तो फिर उसे आप जीरण माना करिए, ठीक है, उसे आप जीरण माना करिए। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग, क्या ऑब्जेक्ट नहीं किया, मुझे या मेरा फ़ोन यूज करना, तो मेरा फ़ोन यूज करना, तो ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले माई आएगा। सिंपल सा बात ध्यान रखो, अगर मैं कहूँ मी पेन या माई पेन, तो आप कहोगे भैया मी पेन गलत हो गया, यहाँ पे कर दो माई पेन। ऐसे ही सेंटेंस में मैं आपको कह रहा हूँ माई फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग नहीं होगा, माई यूजिंग होगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।